हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट का क्वेश्चन पेपर जिसका पेपर कोड है 6711 जो आपका 26 मार्च को हुआ है। हम इसका फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। अकाउंट्स का जो है फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, इसकी वीडियो भी अपलोड हो चुकी है। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे इसका सेक्शन यानी पार्ट 2 करते हैं। सेक्शन बी, पार्ट बी लिए स्टार्ट करते हैं। आप भी अपने क्वेश्चंस के आंसर मैच करिए और देखिए कि आपने क्या यही आंसर करेक्ट करे हैं। क्वेश्चन 27 में आपसे पूछा है a tool of analyzing of financial statement which indicate the trend and direction of the financial position and operational activity। तो अब कौन सा ऐसा टूल होता है जो एनालाइज करता है और बताता है कि जो ट्रेंड है और डायरेक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और ऑपरेशनल एक्टिविटी के रिजल्ट के को इंडिकेट करता है। जनरली तो आपको पता ही है कि सबका जैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट उसका काम क्या होता है तो वो स्टेटमेंट क्या करती है, वो बताती है कि फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस ओवर टाइम में क्या चेंजेस आ रहा है। अगर हम ट्रेंड एनालाइज की बात करें, जैसे इसमें दे रखा है ट्रेंड एनालाइज की, अगर हम बात करें जाए या रेशियो एनालाइज की बात करें, तो ट्रेंड एनालाइज का काम क्या होता है, वो ट्रेंड बताता है और प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर ट्रेंड को। रेशियो एनालाइज का काम क्या होता है बेटा, रेशियो एनालाइज बताता है और इंटरप्रेट करता है रेशियो ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिजल्ट। और कैश फ्लो का काम होता है, वो जो भी कैश इनफ्लो हुआ है या आउटफ्लो हुआ है उसके बारे में बताता है। तो यहाँ पर आपसे किसके बारे में पूछा है, यहाँ पे बोला डायरेक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और ऑपरेशनल रिजल्ट को कौन इंडिकेट या उसे कैसे इंडिकेट करा जाता है, तो उसे इंडिकेट करते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट से। तो पहले वाले का जो आंसर आएगा आपका वो आएगा ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट है द रेशियो दैट कैलकुलेट फॉर मेजर ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। कौन से रेशियो से हम कैलकुलेट करते हैं कि जो ऑपरेशन है उसकी इफिशियंसी को मेजर कर पाए, और मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो कितनी इफेक्टिव एक्टिविटी है। ऑफ द बिजनेस बेस्ड एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स आर, और जो भी हमारे पास रिसोर्स है उनका हम अच्छे तरीके से इफेक्टिव यूज कर पाए, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं टर्न ओवर रेशियो का, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 27 का ए वाले का आंसर है ए, और इसका जो बी पार्ट है और उसका आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। 28 में आपसे पूछा है द डेट इक्विटी रेशियो ऑफ मानक एंटरप्राइजेज इज 2.5:1 है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन इंक्रीजिंग दिस रेशियो। तो डेट इक्विटी रेशियो कितना दे रखा है बेटा, 2.5:1। और ट्रांजेक्शन बोला है कि कौन सी ट्रांजेक्शन जो है इंक्रीज कर सकती है इस रेशियो को। तो पहली है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000, आपने क्रेडिट पे गुड्स खरीदा 2 लाख रुपए का। दूसरी है पेमेंट ऑफ क्रेडिटर 3 लाख, आपने पेमेंट दे दी क्रेडिटर को 3 लाख रुपए की। और तीसरा इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर इशू करे 3 लाख का। फोर्थ है सेल ऑफ फर्नीचर ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 4 लाख एट द प्रॉफिट ऑफ 10, आपने फर्नीचर सेल कर दिया 4 लाख रुपए का 10% प्रॉफिट पे। अब देखो बेटा, आपको क्या करना है, रेशियो को टर्न ओवर रेशियो को इंक्रीज करना है। तो टर्न ओवर रेशियो को इंक्रीज करने के लिए इसका मतलब क्या है, आपके पास पैसा आना चाहिए, आपके पास एसेट के रूप में यानी कैश इनफ्लो होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कैश इनफ्लो होगा तो आप परचेज ऑफ गुड्स गुड्स परचेज कर रहे हो क्रेडिट पे, ठीक है, एसेट तो आ रही है पर लाइबिलिटी के साथ आ रही है। दूसरे में देखो, आप क्रेडिटर को पेमेंट दे दोगे तो आपका पैसा ही कम हो जाएगा, लाइबिलिटी भी कम होगी। पर अगर आप डिबेंचर इशू करोगे तो ये एक लॉन्ग टर्म होंगे, तो आपके पास पहले क्या आएगा, पैसा आ जाएगा। और उसके अलावा जो पेमेंट देने का शेड्यूल है वो आपका, वो तो आप बाद में ही दोगे ना अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा ऑप्शन सी। इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने डेट इक्विटी रेशियो को इंक्रीज कर सकते हैं अगर हम इशू करते हैं डिबेंचर। ठीक है, डिबेंचर इशू करके आप क्या कर सकते हो, अपने डेट इक्विटी रेशियो को इंक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑपरेशनल एक्टिविटी फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमें ऑपरेशनल एक्टिविटी बतानी है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो आपको पता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सी है, तो पहली है कैश पेमेंट टू सप्लायर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। हमने क्या करा, पेमेंट कर दी सप्लायर को गुड्स और सर्विसेज की, तो इसका फर्स्ट आंसर हो सकता है आपका। नेक्स्ट हम कह सकते हैं, नेक्स्ट है कैश रिसिप्ट फ्रॉम रॉयल्टी। हमें कैश रिसिप्ट रॉयल्टी से मिली, फीस से मिली, कमीशन से मिली या अदर रेवेन्यू से। तो फर्स्ट और थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लियर है। चलिए इसका और वाला ऑप्शन देख लेते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसे बोला कौन सी स्टेटमेंट इसकी इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट विल रिजल्ट इन कैश आउटफ्लो फ्रॉम द फाइनेंशियल एक्टिविटी, करेक्ट है। दूसरी है पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस विल रिजल्ट इन कैश आउटफ्लो फ्रॉम द ऑपरेशनल एक्टिविटी, करेक्ट है। थर्ड है आपकी रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड विल रिजल्ट इन कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंशियल एक्टिविटी, ये आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 29 का बी वाले का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं 30th क्वेश्चन से असर्शन रीजन का। हाँ, तो स्टेटमेंट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आर एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूड इन द कैश इक्विवेलेंट। तो जो आपकी स्टेटमेंट है ये ट्रू है। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, कैश पेमेंट टू एक्वायर फिक्स एसेट इंक्लूडिंग द इंटेंजिबल एंड कैपिटलाइज रिसर्च डेवलपमेंट रिजल्ट इन केस आउटफ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये भी आपकी ट्रू है। तो आपकी फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 30 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, तो बच्चों जो आपका पेपर है अकाउंट का कैसा गया है ये आप कमेंट करें। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चनों में। सेक्शन ए जरूर देख ले, यानी पार्ट 1, उससे आपको पता लग जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस करे हैं। इसके बाद हम बड़े क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा क्लासीफाई द फॉलोइंग आइटम्स। तो ये तो आप पूछा है क्लासीफाई द फॉलोइंग आइटम अंडर द मेजर हेड एंड सब हेड। आपको मेजर हेड और सब हेड में बताना है इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी एज पर द शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। तो ये आपकी 3rd बुक में है। आपने बैलेंस शीट, जिन बच्चों को याद होगी वो तो बड़े आराम से इसे कर पाएंगे, उन्हें पता है कि मेजर हेड और सब हेड क्या है। चलिए मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। वैसे तो ये सभी बच्चे कर पाएंगे क्योंकि इजी क्वेश्चन है। तो पहला है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो आपको ये बात तो 11th में भी पता लगी होगी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक इंटेंजिबल एसेट होती है नहीं होती है। तो इसका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मेजर हेड क्या हो जाएगा, नॉन करंट एसेट। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मेजर हेड है नॉन करंट एसेट, ठीक है। और इसका सब हेड होगा इंटेंजिबल एसेट। तो इसका मेजर हेड क्या है बेटा, नॉन करंट एसेट, और सब हेड क्या होगा, ये इसका मेजर हेड है। मेजर हेड क्या है, नॉन करंट एसेट, और सब हेड होगा इसका इंटेंजिबल एसेट। क्या होगा, सब हेड क्या हो जाएगा बेटा, सब हेड हो जाएगा इंटेंजिबल एसेट, याद रखना इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। दूसरा है आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है, सैलरी क्या है, सैलरी एक लाइबिलिटी होती है नहीं होती है, क्योंकि हमें हर महीने क्या है, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये क्या है, स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, क्या है ये, लाइबिलिटी है। तो सैलरी क्या है, सैलरी एक करंट लाइबिलिटी है, क्यों नहीं, हर महीने देनी है। ये तो बात पता लग गई ना, क्योंकि जो चीज़ हमें 12 महीने से पहले देनी होती है, जबकि सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्यूशन फीस, ये हम हर मंथ दे रहे हैं, तो ये एक करंट लाइबिलिटी है। तो इसका हेड क्या हो जाएगा बेटा, करंट लाइबिलिटी, और इसका सब हेड हो जाएगा अदर करंट एसेट। तो इसका हेड क्या होगा, करंट लाइबिलिटी, और सब हेड हो जाएगा इसका अदर करंट एसेट। क्लियर है। थर्ड है वर्क इन प्रोग्रेस। और वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब तो आपको पता ही है, ये क्या है, इसका मेजर हेड हो जाएगा करंट एसेट, और इसकी लाइबिलिटी हो जाएगी, वर्क इन प्रोग्रेस की लाइबिलिटी हो जाएगी इन्वेंट्री। क्लियर हो गया। तो इसका हेड क्या हो जाएगा, करंट एसेट, और सब हेड क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री। तो बता दिया मैंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाले का मेजर हेड क्या होगा, नॉन करंट एसेट, सब हेड होगा इंटेंजिबल एसेट। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मेजर हेड होगा करंट लाइबिलिटी, और सब हेड होगा अदर करंट एसेट। और वर्क इन प्रोग्रेस का मेजर हेड होगा आपका करंट एसेट, और सब हेड होगा इन्वेंट्री। क्लियर हो गया बच्चों। तो हमने सेक्शन बी कर लिया है। अब हम जो बचे हुए बड़े क्वेश्चंस हैं उनको भी कर लेंगे, उनको भी आप देख लीजिएगा। सेक्शन ए की वीडियो अपलोड हो चुकी है, सेक्शन बी की वीडियो भी हमने अपलोड कर दी है, जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। अब हम कुछ बड़े क्वेश्चंस को करेंगे, तो आप उन्हें भी देख लीजिएगा।